बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व नाज़रीन। स्क्रीन के ऊपर ये सवालनामा है, ठीक है। तो जिस तरह से पहले आपको बताया गया है कि रोल नंबर जो भी आपका होगा वो सबसे पहले आप इसे भर लेंगे जब भी आपको मिलेगा, और जो भी इस हिदायत हैं, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो डेट और एग्जामिनेशन सेंड जो आपका है जिस दिन होगा उस दिन की तारीख और दिन आप लिख देंगे, और जो हिदायत हैं इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो कोड आपको दे रखा होगा आंसर उसमें क्वेश्चन पेपर पे, ये कोड आपको आंसर शीट पे जो आपका जवाबनामा होगा उसके जो पहला पन्ना है उसके ऊपर भी भरना है, ये इसका ख्याल रखिएगा। ये जो कोड दे रखा है, दिया गया है आपको, इसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, और यही कोड आपको भरना है। सवालनामे को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल है, कौन से भगवान त्रिमूर्ति तश्कील करते हैं? वो कौन से भगवान हैं जो त्रिमूर्ति तश्कील करते हैं? अब इसमें है पहला ए इंद्र विष्णु शिव, दूसरा है बी ब्रह्मा विष्णु शिव, सी है ब्रह्मा इंद्र और शिव, और डी है ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। ए बी सी डी में से ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या सही है? जो त्रिदेव कहा जाता है हिंदी माइथोलॉजी के अंदर, वो किसको कहा जाता है? वो तीन जो देवता हैं वो उनके नाम बताने हैं आपको। तो ए इंद्र विष्णु और शिव, बी ब्रह्मा विष्णु और शिव, सी ब्रह्मा इंद्र और शिव, डी ब्रह्मा विष्णु और इंद्र। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। दूसरा बी सही है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ठीक है। ब्रह्मा ये माना जाता है कि इन्होंने सृष्टि की, कायनात की जो है तख्लीक करी है। विष्णु जो है ये माना जाता है कि ये इसको प्रिजर्व करने वाले, इसको बना के रखने वाले, जो भी इसका इंतजाम है उसको चलाने वाले। शिव जो है ये इसको डिस्ट्रॉय करने वाले, ठीक है, तबाह बर्बाद करने वाले। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है, रत्नावली किसकी तख्लीक है? पहला है शुद्रक, ए, बी है कालिदास, सी है चारुक, डी है श्रीहर्ष। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। शुद्रक, बी कालिदास, सी चारुक, डी श्रीहर्ष। बताइए क्या कह रहे हैं आप। बी कालिदास? नहीं, कालिदास इसका आंसर नहीं है। इसका डी है आंसर, आंसर है डी श्रीहर्ष, ठीक है, डी इसका आंसर होगा श्रीहर्ष। अगला है भास, यानी भास जो है वो किसकी तसनीफ है? ए मेघदूत की, बी मृच्छकटिका, सी स्वपन सुदोतम है, डी है अष्टाध्याय। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ए मेघदूत, बी मृच्छकटिका, सी स्वपन सुदोतम, डी अष्टाध्याय। ए बी सी डी बताइए, ए ऑप्शन सही है, बी है, सी है, डी है? बताइए जल्दी से। कौन कह रहे हैं डी है? सी, इसका आंसर है सी। गुड। मेघदूत तो कालिदास ने लिखी थी, मृच्छकटिका ये शुद्राक की लिखी हुई है, और अष्टाध्याय ये लिखी थी पाणिनि ने, ठीक है। तो ये स्वप्न सुदोतम ये है भाष की, ठीक है। अगला आ जाइए। कदीम हिंदुस्तान में चाणक्य एक मारूफ शख्सियत थे। अब किस मैदान में वो जो थे चाणक्य जो हैं, किस मैदान में, किस फील्ड के माहिर थे? आपको बताना है। ए अदवियात के मैदान में वो माहिर थे, बी जर्राही के मैदान में वो माहिर थे, सी तालीम के मैदान में, डी रियाजी के मैदान में। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इन्हें। तो ये किसके मैदान में ये नाम लिया जाता है इनका? अदवियात, जर्राही
तालीम या रियाजी? सी तालीम। ठीक है, अदबियात के मैदान में तो हो गए आपके चरक, ठीक है, जराही के मैदान में सुश्रुत है, और रियाजी के मैदान में ये आर्यभट्ट और भास्कर। तो ये है तालीम के मैदान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तालीम के मैदान में। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल, किसी शख्स की जिंदगी में आखिरी संस्कार होता है। 4 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू माइथोलॉजी में। ठीक है, जो हिंदू फिलोसफी है उसमें 4 संस्कार होते हैं। अब ये चार संस्कार में जो आखिरी संस्कार है वो आपको बताना है क्या है। ए गर्भाधान है, बी अंत्येष्टि है, सी अपनायन है, डी समावर्तन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी। वेरी गुड, इसका आंसर बी अंत्येष्टि सही आंसर। अब बताइए 4 आश्रम हैं, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में, फिलोसफी में 4 आश्रम हैं। अब बताइए, ब्रह्मचार्य, गृह शास्त्र, आचार्य, वनप्रस्थ या मोक्ष? या बी ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रय, वनप्रस्थ या सन्यास? सी गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ, सन्यास, मोक्ष? डी ब्रह्मचार्य, वनप्रस्थ, सन्यास या मोक्ष? तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए, हमें तरतीबवार तरीके से बताना है। तो इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ, मोक्ष। बी है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ, सन्यास। चलिए, ए और बी में इसमें आपको हिंट देता हूं, ए और बी में ही आंसर है। आप बताइए, ए आंसर है, बी आंसर है? बी। वेरी गुड, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ब्रह्मचार्य ये पहला है, फिर गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ है, सन्यास है आखिरी। ठीक है, तो सन्यास ये लास्ट है, ब्रह्मचर्य पहला है और सन्यास आखिरी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वो कौन हिंदुस्तानी आलिम थे जिन्होंने चीन में योगा को पहुंचाया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कौन से आचार्य थे, वो कौन से उस्ताद थे जिन्होंने, आलिम थे जिन्होंने योगा को चाइना तक पहुंचाया? अब आपको बताना है, ए कश्यप मर्तांग, बी धर्म रक्षित, सी थमोनी संभूत या डी बोधि धर्म? क्या आंसर होगा इसका? बेटा इसका करेक्ट आंसर है बोधि धर्म। ठीक है, डी, डी इसका आंसर होगा। कश्यप मर्तांग और धर्म रक्षित ये तो दोनों साथ गए थे। ठीक है, ठीक, इन्होंने भी जो है, जो बुद्ध की जो फिलोसफी है उसको पहुंचाया वहां पर। लेकिन जो ये बात हो रही योगा की, तो योगा की जो फिलोसफी है वो किसने पहुंचाया? बोधि धर्म। ठीक है, इनका आंसर ये होगा। अगला सवाल है, वो कौन से 2 हिंदुस्तानी राहिब हैं, ठीक है, मॉन्क हैं, आलिम हैं, जिन्होंने सबसे पहले 67 ईस्वी में हिंदुस्तानी सकाफत चीन पहुंचाई? अभी मैंने उसका आंसर आपको दिया, बताइए जल्दी से। कश्यप मर्तांग, संधु और धर्मरक्षित, या कश्यप मर्तांग और धर्मरक्षित, डी कश्यप मर्तांग और नारदेव? तो क्या आंसर होगा इसमें? इसका आंसर क्या है? कश्यप मर्तांग और संधु। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तानी सकाफत को चाइना तक पहुंचाया, इसका आंसर है। अगला है सवाल, तमद्दुन, सिविलाइजेशन के क्या मायने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन, तमद्दुन के क्या मायने हैं? आप में से कोई बताएगा? 2 पॉइंट बता दीजिए।
आपकी तरफ से भी तो आंसर आना चाहिए ना, बताइए जल्दी से, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। सिविलाइजेशन, तमद्दुन के क्या मायने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये 2 नंबर में भी है, हो सकता है 4 या 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है ये सवाल। इज्तिमाई हालत को जाहिर करता है जिसमें इंसान आलमी समाजी सकाफती। हाँ हाँ बताइए सही। और मुकम्मल कीजिए इसको। देखिए सिविलाइजेशन में, तमद्दुन में हम देखते हैं कि कोई भी एक समाज जिसमें आप देखें उसकी एक जबान हो, उसका एक कल्चर हो, ठीक है, इसको रहने सहने का तरीका है आपका, बोलचाल का, और कोई जो उसकी जो भी उसके मजहबी जो रुझानात हैं आपका, जो फिलोसफी है, वो भी हमें नजर आती है। ठीक है, उसके इसके साथ साथ उसकी जो रहने का तरीका है, जो एक तरह से हम देखें उसके घर बनाने का आपका तरीका है, या उसके खान पान और जिंदगी गुजारने का जो तरीका है आपका, ठीक है, वो सबसे अलग हो। ठीक है, तो ये उसकी जो इनफरादियत है वो हमें अलग से नजर आए, यही उसकी खासियत है। तो बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई, जैसे चाइना की है, इंडिया की है, इसी तरह से रोम की हो गई, ईरान की हो गई, मिस्र की हो गई। तो ये सब अलग अलग सिविलाइजेशन है, इनके अपने अपने तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। ठीक है, बाकायदा इनका पूरा एक निज़ाम है जिसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगला है चोला के राजा कारी काला के बाद मौर्यन दौर के 2 हसूलयाबियां बताइए। यानी राजा जो कारी काला है उनके बाद, एक मिनट, हाँ, चोला के राजा कारी काला के बाद मौर्यन दौर की 2 हसूलयाबियां बताइए। अब चोला जो राजा हैं ये दक्कन की तरफ थे। ठीक, उसी दौर में जो मौर्य जो दौर है आपका, उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या खसूसियात हमें नजर आती हैं, बताइए। यानी मौर्य दौर की बात की खसूसियात पूछ रहे हैं जी। इसमें हमने देखा कि एक तो आप देखें कि जो गुप्ता पीरियड है, खासतौर से जो मौर्यन पीरियड के बाद में जो गुप्ता पीरियड आता है, इसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ तरक्की हुई। खासकर आप देखेंगे तो एक संस्कृति जो है आपकी, हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब है, वो बहुत तेजी के साथ काफी फैला। ठीक है, दूर दराज के इलाकों में। और इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें ज़राती और सियासती जो आपका जो मईशती जो काम है आपका, वो बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, तरक्की काफी, इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है आपका। और इसके साथ ही फौजी फतुहात हैं, ठीक है, उसमें हमें नजर आती हैं इस दौर के अंदर। कश्मीर और राजस्थान किन दस्तकारियों के लिए मशहूर है? कश्मीर और राजस्थान बताइए आप में से कोई, कश्मीर और राजस्थान। वैसे तो खैर आपकी इसमें नहीं है ये, क्या कहते हैं, जो आपका सिलेबस उसमें नहीं है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी कश्मीर की खासियत क्या है? कश्मीर में आप देखेंगे, कश्मीर में अखरोट की लकड़ी का काम काफी अच्छे से होता है, इसकी दस्तकारी बड़ी अच्छी होती है, नक्काशी वगैरह। इसी तरह से वहां पर कालीन और इसी तरह से जो कपड़े की बुनाई होती है, जो मोटे कपड़े की बुनाई होती है, वो वहां की खासियत है। ठीक है, और इसके साथ ही जब बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पर चटकीले रंगों के जो हैं बहुत सारे मलबूसात बनाए जाते हैं, उसकी रंगाई होती है बाकायदा। और आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी निकलती है उस टाइम में भी उनके जो ऊँट होते हैं उनको अलग अलग रंगों से बाकायदा जो है सजाया जाता है। उसमें बाकायदा उसमें शीशे वगैरह भी, जड़ाव काम भी होता है इसके ऊपर। अगला है फन तामीर के नुक्ते नजर से हम अहम मंदरजा झेल में से किसी एक के नाम लिखिए। गौतम बुद्ध के मकबरे
के टीले, इसे बरियल माउंट और गौतम बुद्ध की जिंदगी के अहम वाकयात जहां पेश आए वो मकामात। देखिए, गौतम बुद्ध की जब बात की जाती है तो गौतम बुद्ध की जिंदगी से जुड़े हुए 4 अहम मकामात हैं। पहला है जहां वो पैदा हुए, उनकी पैदाइश हुई है लुम्बिनी में, जो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है, ठीक है, वहां उनकी पैदाइश हुई, तो वो अहम मकामात हैं। दूसरा मकाम है बौद्ध गया का, बौद्ध गया, जहां पर उन्होंने तालीम, यानी एक तो उन्हें क्या कहते हैं, सच्चे इल्म की आगाही हुई, ठीक है, वो जगह। और तीसरा है जहां उन्होंने बैठकर अपने मजहब की तबलीग करी है, जैसे सारनाथ, ठीक है। और चौथा जो अहम मकाम है वो है उनका, जहां उनका इंतकाल हुआ, ठीक है, उसे कहा जाता है कुशीनगर, ठीक है। तो ये अहम मकामात हैं 4। और वहीं पर बहुत बाद में हम देखते हैं कि जो क्या नाम है, अशोक था, सम्राट अशोक, उसने, क्योंकि बाद में बुद्ध मजहब को तस्लीम कर लिया था, उसको मान लिया था उसने, तो वहां पर उसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपा बनवाए। और उन्हीं में से एक स्तूपा आप देखेंगे, एक सारनाथ में अभी भी मौजूद है, और एक जो है सांची में बनवाया उसने, वो आज भी मौजूद है, ठीक है। इसकी तस्वीर आपको नोट पे भी देखते हैं। और इसी तरह से इसके साथ साथ अमरावती, भरूच और 2-4 जगह और हैं आपका, वहाँ अजंता, वहां पर उसने भी उसके काम करवाया उसने, ठीक है। अगला है बुद्धा पान की हयात और कारनामों पर मुख्तसर नोट लिखिए, ठीक है। बौद्धयान या बौद्धपान के हयात और कारनामों पर मुख्तसर नोट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनकी जिंदगी की बात करें तो बौद्धयान का जमाना तकरीबन 800 कबल मसीह का है, और वो वेदों के मुताले और फलसफे में ज्यादा उन्हें महारत थी, ठीक है। और उन्होंने अपने अहद में अहम आलिम के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और उनकी तहरीरों में हम देखें तो मुख्तलिफ पहलुओं पर उन्होंने काम किया, ठीक है। और इसी तरह से उनके कारनामों की बात करें तो उन्होंने बाव दिहानी सूत्र जो है, ये इनकी मशहूर जो है तसनीफ है, उस पर काम किया। ये जो किताब है ये रियाजी के ऊपर है, इल्म रियाजी के ऊपर है, और इल्म ज्योमेट्री जो है आपका उसके ऊपर है ये, ठीक है। इसी तरह से पाइथागोरस की जो प्रमेय है, जिसे हम फैसागोरस की जो वो मसला कहते हैं आपका, ठीक है, ज़ाविया कायमा वाला, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल करके जो है बहुत सारी बातों को दरियाफ्त किया था, ठीक है। इसी तरह से शास्त्र की जो बुनियाद है उन्होंने ही रखी थी, ठीक है। और तो बहुत सारा काम उन्होंने किया है हिंदुस्तान में, खासकर रियाजी में और इल्म में जो फलसफा है उसके ऊपर, ठीक है। तो उस पर आप इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। इसी तरह से अगला सवाल है, घटिकाओं के बतौर 7वीं और 8वीं सदी के दरमियान मंदिरों से मुंसलिक आमोजिश के मराकज कोई 2 अहम नुकात बयान कीजिए। जो घटिकाएं हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए, यानी 7वीं से 8वीं सदी के अंदर दौरान जो मंदिरों से मुंसलिक, ठीक है, बहुत सारे जो अहम मकामात हैं, उनकी कोई खास हमें बात बतानी है। एक तो घटिकाओं की जब बात की जाती है तो ये हम देखते हैं कि ये तालीमी, यानी घटिकाएं जो है आपका, ये तालीमी मराकज हुआ करते थे, ठीक है। और इनकी जो खसूसियात है अगर हम देखें तो घटिकाओं में एक मुंजिम तालीमी निज़ाम होता था, जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन की जो है वेद, फ़लसफ़ा, इल्म रियाजी है, इल्म नजूम है, इनकी तालीम दी जाती थी बाकायदा। और ये मरकज़ तलबा के लिए एक साजगार माहौल फराहम करते थे, जहाँ वो अपने इल्म को और यानी और मालूमात को जो है इजाफा कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसलिए खोले गए थे बाकायदा। इसके साथ साथ इनकी दीनी तालीम भी होती थी वहां पर, ठीक है। तो ये मराकज मजहबी और जो तकारीब या मबाहिस और इल्म के जो है तबादले ख्याल के लिए जो है उनको जगह फराहम करते थे, और इससे, ठीक है, तो इनकी जो इल्मी मालूमात है वो उसमें काफी इजाफा हुआ करता था। अगला है वेद के दौर में
तालिब इल्मों को तालीम कैसे दी जाती थी, जो वैदिक पीरियड था उस पीरियड में किस तरह से बच्चों को तालीम दी जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए वैदिक पीरियड में हम देखें तो आप उसमें देखेंगे कि एक तो बाकायदा खुले माहौल में, ये कुदरती माहौल में जो है तालीम दी जाती थी, ठीक है। और इसमें गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है या एक जो निज़ाम है वो होता था, बाकायदा एक अपनायन की एक रस्म हुआ करती थी। इसमें बाकायदा गुरु जो है या उस्ताद जो है वो शागिर्द को एक धागा बांधता था और धागा बांधकर एक तरह से वो गुरु अपने शिष्य को अपनी उसमें शागिर्दी में ले लिया करता था। और आज भी इस तरह का निज़ाम है। आप हिंदू मजहब में या आप देखेंगे तो बहुत सारे आप मौके में आप देखेंगे जो तालीम दी जाती है उसमें इस तरह से धागा बांधने की रस्म होती है अभी भी। इसी तरह जबान और जबानी तालीम शुरुआत में दी जाती थी। बाकायदा जो मंत्र होते हैं, वैदिक जो मंत्र होते हैं उसको हिफ्ज करवाया जाता था, ठीक है। आश्रम का जैसे माहौल है मैंने आपको बताया, तो ये बच्चे को या तालिब इल्म को जो है रूहानी, अखलाकी और इल्मी तालीम करने का जो है पूरा माहौल देता था। मनाजर और मबाहिस से जो है उसमें हुआ करते थे बाकायदा, ठीक, बहस होती थी बाकायदा। तो उसमें तालीम इल्म, नजूम, तिब, फलसफा और जो मौसीकी है इन सबको जो है, इन सब के जो ये मजमून है इन सबको शामिल किया गया था बाकायदा। अगला सवाल है, बैरून मुल्क हिंदुस्तानी सकाफत के फैलने की सबसे अहम खासियत क्या थी? यानी हिंदुस्तान की सकाफत जो है या संस्कृति जो है वो दूसरे ममालिक में किस तरह से फैली, उसकी फैलने के पीछे क्या रीजन थे? देखिए अगर बात की जाए तो पहला तो मजहबी आता है। तो बुद्ध मत और हिंदू मत है, इसका जो फलसफा है, ठीक है, वो एक तरह से जो है उसकी खासियत की वजह से ये तमाम ममालिक में फैला। फिर इसके साथ साथ इसमें यह था कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो एक कायनात है वो एक क्या है, खानदान की तरह है, ठीक है। सब लोग कहने को तो खैर इस तरह था, ठीक है, लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं कुछ कमी देखते हैं। फलसफा, ठीक है, हिंदुस्तानी फलसफा है। इसके अलावा फनून, लतीफ़ा, मौसीकी, रक्स के अनासिर इसमें शामिल किए गए थे। तो इससे भी क्या है, लोगों में काफ़ी जुड़ाव हुआ। खासकर आप देखेंगे कि इंडिया से जो बहुत सारी चीज़ें गई हैं उसमें ये चीज़ें भी शामिल थी, ठीक है। अदब देखिए, आप लिटरेचर की बात करें तो ये जो हिंदुस्तानी लिटरेचर है, खासकर आप देखें तो महाभारत और रामायण जैसे लिटरेचर जो है वो दूसरे ममालिक में फैले गए। और आज भी हम देखते हैं कि उसका कहीं ना कहीं थाईलैंड में आप चले जाइए, मलेशिया में, इंडोनेशिया में आप चले जाइए, या और दूसरे जो ये जनूब मशरकी जो इलाके हैं उसमें आप देखें तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सकाफत की किन्हीं 4 अमूमी खासियतों की वजाहत कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्चर और जो सकाफत है उसकी 4 खासियत क्या है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे अगर हम कोई भी कल्चर हो, ठीक है, तो उसका क्या है, एक तो क्या करता है, एक तो उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं आपको उसमें फिलॉसफी आपको नजर आएगी, ठीक है, फिलॉसफी हमें नजर आएगी और उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ठीक है, और बात करने का तरीका, उसकी अपनी ज़बान है, उसकी अपनी लैंग्वेज होगी, उसके अपने एक क्या कहेंगे आपका अंदाज़ फ़िक्र होगा आपका, ठीक है। और इसके साथ ही वो आपको एक पूरा माहौल फराहम करेगा। और से आप कल्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको उसमें मौसीकी भी आपको नज़र आएगी, फ़न लतीफ़ा भी नज़र आएगा, रक्स का भी आपका अंसर नज़र आएगा, अदब भी इसमें होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्या कहेंगे आपका अलग अलग आलिम होंगे जो कि अदब पे भी उन्होंने काम किया होगा, ठीक है। और ये जो कल्चर है वो क्या है, आगे तक फैलने वाला है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हर की है, इसकी खासियत क्या है, ये हर की है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचने वाली है। तो सकाफत ये इंसानों के माशरती रवैये, ख्यालात, रिवायात, फ़नून, ज़बान और उसकी अकदार जो होती हैं, उसकी जो कदरें हैं, ठीक है, उसको जो है उसकी शनाख्त होती है, ठीक है। इसी तरह विरसा है, इसमें विरसा भी इसमें देखें तो वो चीज़ें हैं जो पिछली नस्लों से आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होती हैं, ठीक है। इसमें वैसे बताया आपका गुफ्तगू का तरीका है, ज़बान जिसे, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे डीलिंग का तरीका है, कारोबार करने का तरीका, ठीक है, खाना बनाने का, खाना खाने का, यानी पूरा जो रोज़मर्रे के तरीके हैं आपका, इमारतें बनाने का,
तो ये सब इसका हम देखें तो इस तरह से हम देखें खुलासा क्या है इसका, सकाफत और विरसा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सकाफत विरसे की बुनियाद आपस में मिली होती है, जबकि विरसा सकाफत की तरक्की और तसलसल की जमानत देता है। दोनों मिलकर एक कौम की शनाख्त और उसकी जिंदगी की बुनियाद फराहम करते हैं। कोई चार ऐसे अहद या वॉस शनाख्त कीजिए जिन्हें 10वीं गिरोह के जरिए हर सिख को लेना लाजमी है करार दिया गया है। ये अहद जो है यानी ये सिखों के बारे में है असल में, तो रिलीजन का चैप्टर आपके उसमें है नहीं वैसे, लेकिन यहां जब बात की जा रही है तो ये 5 चीजें हैं बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें 5 चीजों से इन्हें रखनी जरूरी है, ठीक है। एक इनके केश है, कृपाण है, कंगा है, कड़ा है और कच्छा, ये 5 का कहलाते हैं, ये इन्हें रखना जरूरी है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हम देखें तो 4 चीजों में एक तो है यानी अपनी रूहानी और माशरती जिम्मेदारियों को समझने और उस पर अमल करने का जो अहद है ये लिया जाता है, और यह सिखों को जिंदगी में अहमियत रखते हैं और उन्हें रूहानी और अखलाकी तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। आर्य समाज के जेर असर होने वाली समाजी और मजहबी इस्लाहात की 4 मिसालें पेश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। आर्य समाज, आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की बुनियाद दयानंद सरस्वती ने डाली थी। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके बानी थे, ठीक है। और उन्होंने हिंदू मजहब के अंदर खासतौर से हिंदी को बढ़ावा दिया है, जो हिंदी जबान है इसको फरोग दिया इन्होंने, ठीक है। खासकर आप देखेंगे जितना भी हिंदी बेल्ट एरिया है, उसमें गुजरात, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, ठीक, पंजाब है, तो इसमें इन्होंने, ठीक है, इसको उन्होंने फैलाया। तो आर्य समाज के असर आने वाले समाजी और मजहबी इस्लाहात की 4 हम मिसालें दें तो इसमें एक तो है विद्या यानी तालीम। तो आर्य समाज ने तालीम को फरोग दिया, खासतौर से लड़कियों की तालीम पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने तालीमी इदारे इसके लिए कायम किए, जिसे DAV आप जैसे कॉलेज समझते हैं, स्कूल हैं, तो वो इसी इदारे ने स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ औरतों के हकूक पे इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। खासकर आप देखें बेवाओं की दोबारा से शादी है और इसी तरह से उनके हकूक हैं, उसकी पामाली ना हो, ठीक है, उसका खास तौर से जो है इस पे काम किया। समाजी जो अदम तफरीक है उसको दूर करने की कोशिश करी, जो समाज के अंदर हिंदू समाज में जो जात बरादरी की जो तफरीक है उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश करी, और उन्होंने शराब नोशी है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। और एक तरह से उन्होंने जो है ये बात की कि हमें दोबारा से वेदों की तरफ लौटना चाहिए, यानी जो वेद हैं आपका वो असल है हिंदू मजहब के, तो हमें उसकी तरफ लौट के जाना चाहिए। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और जो दूसरे रसूमात हैं उसकी इन्होंने जो नफी करी है इन्होंने, ठीक, उसको मना किया उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए। अगला है कुरान वस्ता के हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की किन्हीं 2 मैदानों में होने वाली तरक्की बयान कीजिए। कुरान वस्ता में हिंदुस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की किन्हीं 2 मैदानों में होने वाली तरक्की बयान कीजिए। कुरान वस्ता यानी मिडीवल पीरियड, जो मिडीवल पीरियड था जब इस्लामी हुकूमत यहाँ कायम थी, उस दौर में साइंस के ऊपर और तालीम के ऊपर क्या काम हुआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहला हम देखें तो आयुर्वेद के ऊपर जो इल्म तिब है उस पर भी काम किया गया बाकायदा उस दौर में, ठीक है। तिब का एक निज़ाम जो है लाया गया बाकायदा। तो इसमें हम देखें तो यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों को मिलाकर एक तरह से नई जो है एक तरह से उसको एक क्या कहते हैं नया जो एक तरह से सिलेबस जो है स्टार्ट किया गया। और इसी तरह से ज़रूरी उलूम है आपका कि पैदावार को किस तरह से ज़राअत की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया गया बाकायदा। तो इसमें बाकायदा मिट्टी की जो क्वालिटी होती है इसके ऊपर काम किया गया। बाकायदा ज़मीन को 4 हिस्सों में बांटा गया, पॉलज, परती, चरचर, बंजर। सबसे अच्छी ज़मीन को पॉलज कहा जाता है, फिर परती है, फिर चरचर है, फिर बंजर। बंजर जो जिसमें पैदावार नहीं होती, ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने फिर जो है वो टैक्स को भी उस हिसाब से रखा उन्होंने, ठीक है। अकबर के दौर में ये काम किया गया बाकायदा। और इसी तरह से हम देखें तो मेमारी और इंजीनियरिंग के उस पर बहुत काम हुआ। आप देखिए जितने भी आर्किटेक्चरल जो आप देखें डेवलपमेंट हुए वो खासकर उस दौर में ज़्यादा हुए। आप देखिए जो शानदार नमूना है
इंजीनियरिंग का लाल किला है, ताजमहल है आपका, जामा मस्जिद है दिल्ली की। तो ये क्या है, इसमें आप देखेंगे तो संगे मरमर जो है आपका, उसका इस्तेमाल और लाल बलुआ पत्थर जो है इसका इस्तेमाल इसमें ज्यादा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम देखते हैं खास बाकायदा महराबें, मीनारें और ठीक है, और इसी तरह छतर जो होते हैं, खासकर जो ज्यादातर जो राजस्थानी जो आप देखेंगे महलों के अंदर जो है छतर का इस्तेमाल किया जाता है, छतरी का, वो इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में, अब जैसे मैंने बताया, तो इसमें ज्यादा उस दौर में काम किया। बाकायदा इसके लिए अलग से दो आलिमों को बुलाया गया था बाकायदा। ठीक है, और उन्होंने फिर जो है एक नया निसाब लेके आए तालीम का अकबर के दौर में, और उसमें खासकर हम देखें हिसाब का इल्म, जो हिसाब है, इल्म रियाजी है, उसको बाकायदा उस पर ज़्यादा काम हुआ। इल्म नजूम है, इसी तरह से इल्म अदवियात है। ठीक है, इस पे ज़्यादा काम हुआ। अगला सवाल है, कम अज कम किन्हीं दो कदीम हिंदुस्तानी रियाजी दानों की हयात और कारनामों से बहस कीजिए। अब ये देखिए दो कदीम है, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, आपके जो सिलेबस में करून वस्ता यानी मिडिवल पीरियड के और दौरे जदीद के साइंसदानों के बारे में है। तो हो सकता है अब जो अगर आएगा तो वो दौरे जदीद के जो हिंदुस्तानी जो साइंसदान है उनके बारे में के बारे में हो सकता है आ जाए। तो कदीम दौर में अगर हम देखें तो रियाजी के मैदान में जिन्होंने इश्तराक किया उसमें आर्यभट्ट और क्या नाम है उनका, आर्यभट्ट और भास्कर थे। और जदीद दौर की जब बात की जाएगी तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है श्रीनिवासन रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन ये रामेश्वरम जो इलाका है वहाँ ये पैदा हुए थे मद्रास में। ठीक है, 1887 22 दिसंबर 1887 को एक छोटे गांव में हुआ था। ठीक है, फिर ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फिर ये मद्रास आ गए, और वहाँ पे फिर किसी वजह से ये अपनी तालीम को ज़्यादा आगे जारी नहीं रख पाए, और एक क्लर्क की इन्होंने नौकरी जो है वो उन्होंने वो इख्तियार कर ली। और लेकिन बाकायदा उसमें काफ़ी इनके यानी रियाजी के अंदर काफ़ी ये वो थे, इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इनका इंटरेस्टेड होने की वजह से इन्होंने जितनी भी रियाजी की जो किताबें थी तो अपनी की जो क्लर्की के काम के साथ साथ उसमें भी जो इन्होंने काम करना शुरू किया। बाकायदा बड़े बड़े जो मसले हुआ करते थे रियाजी के, उसको चंद मिनटों में सेकंडों में जो है ये हल कर लिया करते थे। तो इनकी जहानत को देखते हुए वहाँ के जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने इन्हें जो है फिर इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में फिर उन्होंने क्या करा कि वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो है आगे की तालीम जारी रखी, और रियाजी के मैदान में इन्होंने जो है बहुत काम किया। इन्होंने बड़े बड़े जो उस वक्त के बड़े मसले थे, ठीक है, रियाजी के, उसको हल किया इन्होंने। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके। इसी तरह भास्कराचार्य हैं, तो ये कदीम दौर के हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है काफी काम किया है। बाकायदा उन्होंने लीलावती जो है वो रियाजी की जो है मसले की जो किताब है वो लिखी इन्होंने। तो इन्होंने बाकायदा इल्म फल्कियात में बहुत काम किया इन्होंने। ठीक है, हिसाब है, अलजबरा है, इसी तरह से इल्म नजूम है, इस पर बहुत काम किया इन्होंने। तो उनके जो काम है वो आज भी जो है उससे लोग जो है फैज़याब होते हैं। हाँ, इसी तरह से हो सकता है आपसे मालूम कर सकते हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं डॉक्टर होमी भाभा के बारे में मालूम कर सकते हैं आपसे। ठीक है, और इसी तरह से जो स्पेस इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इसरो जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। डॉक्टर सीवी रमन के बारे में मालूम कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसी तरह से जो क्या कहते हैं डॉक्टर बोस हैं, उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो इनके बारे में याद करके जाइएगा अच्छे से। डॉक्टर सीवी रमन हो गए, डॉक्टर बोस हो गए, और डॉक्टर इसी तरह होमी भाभा हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, और विक्रम साराभाई हो गए। इनके आपको नाम याद होने चाहिए। और इसी तरह श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, ये जदीद दौर के जो साइंटिस्ट हैं, इनके कारनामे आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, कदीम दौर में गिल्ड्स क्या थे, इनके अहम नुकास पे बहस कीजिए। अब गिल्ड्स की जब बात की जाती है, गिल्ड्स क्या होता है,
जब भी कोई शहरी निज़ाम होता है तो उसमें जो ताजिर्स होते हैं, ताजिरों का एक ग्रुप होता है, उसे गिल्ड कहा जाता है, हिंदी में इसे श्रेणी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये गिल्ड जो होते हैं ये अलग अलग इनके काम होते हैं, अपने आप को, अपने कामों को बांट लिया करते हैं। अब जैसे कोई लोहे का काम करने वाला लोहार है, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई है, इसी तरह से कपड़े धोने वाले हैं, कपड़े बनाने वाले हैं, कपड़े रंगाई करने वाले हैं, और इसी तरह जूते बनाने वाले हो गए, ठीक है, और इसी तरह सोने का काम करने वाले सुनार हो गए। तो ये सारे जो दस्तकार हो गए, अलग अलग काम जो करने वाले, ये अपने अपने आप को उन्होंने ग्रुप से बांट लिया। ये जो ग्रुप की जो तश्कील होती है उसे गिल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ये कदीम दौर से ही हुआ करता है, ये नहीं, अगर आप देखें तो हम देखते हैं इसमें इनके बाकायदा इनके अपने अपने इलाके हुआ करते थे, और इन इलाकों में ये लोग रहा करते थे। ये मखसूस होते थे इनके इलाके, अपने 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 काम के एतबार से इन्होंने अपने इलाके बांट लिए थे, ठीक है, ताकि कोई भी अगर इनसे काम कराना चाहे तो आसानी से, ठीक है, उनके मोहल्ले में जाके वो काम, मतलब उनसे वो जो भी हेल्प है या मदद है वो ले सकता है। जदीद दौर में की गई किन्हीं 4 ऐसी इस्लाहात से बहस कीजिए जिनसे हिंदुस्तान में औरतों की हालत में सुधार लाने में मदद मिली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। जदीद दौर में की गई किन्हीं 4 ऐसी इस्लाहात से बहस कीजिए जिनसे हिंदुस्तान में औरतों की जो हालात हैं, ठीक है, उनकी हालात को सुधारने में काफी मदद मिली। पहला तो हम देखें तो सबसे पहला जो काम हुआ, जो एक एक्ट बनाया गया 1856 में, इसमें दोबारा से बेवाओं की शादी, इसकी तजवीज रखी गई थी, और इसको फिर अंग्रेजी जो सरकार थी उसने इसको मान लिया था। तो 1856 में सबसे पहले बेवाओं की दोबारा जो शादी है, ठीक है, इस कानून को पास किया गया। दूसरा है स्वामी विवेकानंद की जो तालीमात, उन्होंने भी क्या कहा कि औरतों के जो हकूक हैं वो बाकायदा उन्हें दिए जाने चाहिए, ठीक है, उसकी पामाली नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि औरत और मर्द जो है ये समाज के यानी 2 रुकन है आपका, और ये एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोनों की ही हकूक जो है वो मतलब उनको ख्याल रखना जाना चाहिए। इसी तरह ख्वातीन की जो तालीम है, खासकर हम देखें, उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया। 1835 में जो है हुकूमत ने ख्वातीन की तालीम के लिए बाकायदा मुख्तलिफ जो है स्कूल खोले गए, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि इसके की वजह से हम देखते हैं कि औरतों की जो तालीम की शरह है उसमें इजाफा हुआ, जिससे क्या हुआ, इनके माशरती और इक्तिसादी हालात में जो है क्या हुआ, वो बेहतरी आई। इसी तरह से शादी की जो उम्र है उसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया, और ये कानून बहुत बाद में बना, 1978 में, आज़ादी के बहुत बाद, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू समाज में ठीक है, कम उम्र में, लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। खासकर बाल विवाह आप देखते हैं, बाल विवाह में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़का लड़की, तो माँ बाप जो है उनकी बचपन में ही जो है एक तरह तय कर देते हैं कि भाई ये मेरा लड़का और तुम्हारी लड़की जो है ये, ठीक है, ये आज से शादी के रिश्ते में बन गए हैं। और वो बस ये है कि वो बच्चे पलते रहते थे, और बाद में जो है फिर उनका गोना कहलाता है वो, फिर वो गोना मतलब एक तरह से रुखसती जो है वो बाद में हुआ करती थी लड़की की। तो उस टाइम तक जो है लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती थी। तो ये रसूमात जो है चली आ रही थी, तो इसको खत्म किया गया, ठीक है। तो इस इस्लाह ने बच्चों की शादी की रोकथाम की, और ख्वातीन को तालीम हासिल करने के लिए अपने हुकूक के बारे में आगाही हासिल करने का मौका फराहम किया, ठीक है। चलिए अगला है भक्ति तहरीक के किन्हीं 4 सूफियों संत के हयात और तालीमात से बहस करते हुए इनके कारनामों को उजागर कीजिए। भक्ति तहरीक के किन्हीं 4 सूफियों, अब 4 सूफिया कराम आप कोई भी ले सकते हैं। हिंदुस्तान में जो 4 सूफिया कराम आए उसमें अलग अलग मकतब फिक्र से थे, और उसमें आने वाले अलग अलग सिलसिलों से थे। इसमें चिश्तिया सिलसिला है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, कादरी है, फिरदौसी है। तो अलग तकरीबन इस तरह से 14 अलग अलग सिलसिले थे जहांगीर के दौर में। उसके बारे में बाकायदा तुज़्क़ जहांगीरी में भी उसका जिक्र है। तो आप कोई भी 4 या 5 जो भी आप औलिया कराम हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह से हज़रत दातागंज बख्श हैं, ठीक है। इसी तरह से हज़रत कलिया शरीफ वाले, क्या नाम इनका, ठीक है, तो हज़रत साबिर हैं।
तो उनके आपको नाम पता होने चाहिए और उनके किस सिलसिले से वो जुड़े हुए थे, और उनकी जो तालीमात हैं, उनकी पैदाइश, ठीक है, और उनके वालिदैन के नाम हो गए, इसी तरह से उनकी पैदाइश का दिन है, कहाँ पैदा हुए और कहाँ से वो हिंदुस्तान हिजरत करके आए, ठीक है, और उन्होंने अपनी तालीमात किस तरह से लोगों में दी, दीन को किस तरह फैलाया, उसके बारे में आप जो है उनके बारे में बता दीजिएगा। अगला है 14 से लेकर 19वीं सदी के दरमियान हिंदी अदब की तरक्की का जायजा लीजिए। ये तालीम से जुड़ा हुआ है। 14वीं से लेकर 16वीं सदी 19वीं सदी के दरमियान हिंदी अदब की तरक्की का जायजा लीजिए। अलग अलग जबानों पे जो है आपने देखा होगा काम हुआ, चाहे वो उसमें अरबी है, फारसी है, हिंदी है या और दूसरी इलाकाई जबानें हैं, आपका उसमें बहुत काम हुआ। खासकर हम देखें तो 14वीं और 19वीं सदी के दरमियान जो भक्ति तहरीक थी, भक्ति तहरीक जिसे हम देखते हैं आम लोगों के अंदर भक्ति की भावना, यानी एक तरह से लोग रूहानियत की तरफ ज्यादा मबजूल थे, और उसकी वजह ये थी कि जो सलातीन थे उस दौर में, वो आम जो अवाम नास है उसके पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, उनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, तो वो लोग अपने आप को रूहानी कैफियत हासिल करने के लिए धर्म से या मजहब से या जो जिसकी फिलोसफी है उससे जोड़ के देख रहे थे आपका, ठीक है। तो हिंदी अदब की तरक्की में अगर हम देखें तो उस दौर में जो है, उस दौर के बड़े बड़े भक्ति संत हुए हैं, खासकर आप मीराबाई को देखिए, इसी तरह से मीराबाई हैं, और इसी तरह से कबीर दास हो गए, तुलसीदास भी इन्होंने रामचरित मानस लिखी उन्होंने अवधी दरबार में, इसी तरह से और संत हुए आपका, ठीक है, संत तुकाराम है। तो इन्होंने जो है हिंदी जबान को फरोग दिया भक्ति के जरिए। जो भक्ति की जो कलाम है आपका, चाहे वो निर्गुण भक्ति है या सद्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति वो भक्ति कहलाती है जिसमें ईश्वर का कोई अक्स नहीं माना जाता, ठीक है, और ईश्वर को एक मानकर उसकी आराधना यानी उसकी इबादत की जाती है, इसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कवि है, इसमें कबीर दास हो गए, गुरु नानक हो गए, वो इसके, ठीक है, इस मकतबी फिक्र के थे। इसी तरह से सद्गुण भक्ति वाले क्या है, वो एक शक्ल बनाते हैं, यानी मूर्ति की शक्ल जो है वो इख्तियार करते हैं, कोई देवता हो गए, कोई देवी हो गई, उनकी जो है एक तरह से वो परस्तिश करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी तारीफों में जो है वो कविताएं लिखते हैं, बहुत सारा कलाम जो है आपका वो लिखते हैं, उन्हें कहते हैं सद्गुण भक्ति वाले। इसमें मीराबाई हो गए, तुलसीदास हो गए, और इसी तरह से रहीम है, और बहुत सारे कवि हुए, जायसी हैं, ठीक है, ये सब जो है उन्होंने उनके बारे में लिखा। खासकर आप देखेंगे तो उसमें भी राम के मानने वाले अलग हैं, कृष्ण के भी अलग हैं। आपको पता है आपका एग्जाम कब है? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर की डेट आपकी आ चुकी है, उसमें आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए आप अभी से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए बाकायदा, ठीक है। एक एक चीज को जो है बाकायदा आप जो है जितने भी मारूजी सवालात हैं उसका एक आप जितनी पिछले क्वेश्चन आ चुके हैं उसकी बाकायदा एक लिस्ट बना लीजिए, उसको अच्छे से आप याद कीजिए। इसी तरह से 2 नंबर में जो सवालात आते हैं उसकी भी आप देख लीजिए कि किस तरह के सवालात हैं, ठीक है। इसी तरह 8 नंबर में तो हो सकता है अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सवाल जो है आपके ज़्यादा हैं, 50 सवाल होंगे, तो उसमें मारूजी सवाल आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उसकी तादाद बढ़ गई है। तो शायद मुझे लग रहा है कि 20 नंबर के या 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो मारूजी सवालात के होंगे, बाकी फिर आपके फिर 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, इस तरह के सवालात होंगे, ठीक है। तो 8 नंबर के मुझे लग रहा है कि सवालात नहीं होंगे, क्योंकि तादाद आपकी ज़्यादा है, 50 हो गई, 30 से बढ़ा के 50 कर दिए, ठीक है। टाइम का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का पता नहीं चलता पेपर करते हुए, तो आप टाइम से पहुंचिए अपने, ठीक है, जहाँ पे भी आपका पेपर होगा एग्जामिनेशन सेंटर, और वक्त से पहले पहुंच जाएंगे तो आपको आसानी होगी। और पेपर आंसर शीट जो आपको मिलेगी तो सबसे पहले उसे में अपना अच्छे से भरिएगा, काफ़ी टाइम मिलेगा, तकरीबन 15 मिनट का टाइम आपको इसी काम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर शीट आपको मिले तो उससे अच्छे से पढ़ के और उसे भरिए, और कहीं आपको कोई डाउट है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उस वक्त के जो निगरान होंगे, इन्विजिलेटर्स हैं आपके, 2 होंगे आपके कमरे में, तो उनसे आप मालूम कीजिए, कोई भी डाउट है तो उनसे मालूम कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, ठीक है। गलत मत भरिएगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह फिर अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।